Hello and welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill our dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I welcome you all in our channel. So, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th का वीडियो बनाना. हमें पता है ऑन 17th यू ऑल हैव एन एग्ज़ाम. तो हम कोशिश करेंगे, आज है 12, तो 12, 13, 14, 15, 16. In the next 5 days, we'll going to complete all the syllabus which is there in your course. तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 फिजिकल एजुकेशन यूनिट 1. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. पहले चैप्टर का नाम है या पहली यूनिट का नाम है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट. स्पोर्टिंग इवेंट बहुत सारे होते हैं, आपको पता है. आईपीएल होता है, कबड्डी होता है, ओलंपिक्स होता है. इन सारे स्पोर्ट्स को, इन सारे इवेंट्स को स्पोर्टिंग इवेंट कहते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट. तो यहाँ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है आपको दिया हुआ है, ये सीबीएसई की साइट खोलेंगे उस पर भी आपको मिल जाएगा. ये प्रैक्टिकल हो चुके हैं. जो आपका पेपर पैटर्न होगा आप सबको पता होगा. एमसीक्यू 18 होंगे, 2 मार्क्स के 5 होंगे, 3 मार्क्स के 5 होंगे, 4 मार्क्स से 3 दैट्स केस स्टडीज एंड 5 मार्क्स से 3 होंगे. तो ये सब तो आपको पता ही है. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. यूनिट 1. यूनिट 1 कंटेंट अगर इसकी हम बात करते हैं तो फंक्शंस ऑफ, अगर देखें तो पहला फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट और उसके साथ उसका मैनेजमेंट, जिसके अंदर आता है अपने जो बीएसटी में पढ़ा है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. देन नेक्स्ट आता है वेरियस कमिटीज़ एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिसमें हम 2 चीज़ें देखेंगे, देन ड्यूरिंग द इवेंट, प्री इवेंट एंड पोस्ट इवेंट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज कमिटीज़, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं. सबसे इंपॉर्टेंट जो पेपर में आएगा 4 मार्क्स का वो फिक्सर को बनाना. फिक्सर बनाने के अलावा इट्स प्रोसीजर. और फिक्सर कितने टाइप के होते हैं वो भी हम देखते हैं. बेसिकली 3 टाइप होते हैं, एक होता है नॉकआउट और एक होता है लीग, और एक और होता है जिसमें नॉकआउट लीग दोनों होते हैं, साइक्लिक, वो हम पढ़ेंगे आगे. नेक्स्ट हमें पढ़ना है इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल. इसका मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है. एंड लास्ट कम्युनिटी स्पोर्ट्स, दैट इज पर्पस एंड बेनिफिट ऑफ द स्पोर्ट डे, हेल्थ रन, जितनी सारी चीज़ें आपने सुनी होगी. अभी हुआ था रन फॉर वोट, रन फॉर डेमोक्रेसी बेसिकली हुआ था. तो उसमें वोटिंग अपील की गई थी कि हर इंसान को वोट देना चाहिए. द पर्सन हु अटेन द एज ऑफ 18 एंड अबव इट, वो सारे वोट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और उनको वोट देना चाहिए, उनका अधिकार है ये. इसके बारे में बताया गया था. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट एंड मैनेजमेंट. हमको पता है इसका मतलब क्या होता है. तो स्पोर्ट इवेंट मैनेजमेंट इज ह्यूज जॉब, बहुत इंपॉर्टेंट जॉब होता है, ठीक है. इवेंट प्ले अ मेजर रोल इन जनरेटिंग इनकम फॉर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफन नियर बाय रेस्टोरेंट, होटल्स एंड एयरपोर्ट. Sport event managers are responsible for planning and delivering on every detail from community fundraiser and school sports of the major league and international competitions. They work at every level. Con sport event manager, to ensure that each sport goes off without a hitch and that spectator stay engaged, जो भी देख रहे हैं. तो बेसिकली फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है, चेकलिस्ट टू ऑर्गेनाइजिंग अ स्पोर्ट इवेंट. क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, सबसे इंपॉर्टेंट. दूसरा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, भाई आपका रोल क्या है, क्या एम है आपका, कौन सा इवेंट कर रहे हो, उसका इवेंट का एम क्या है, थीम क्या होगा उसका. देन डेट ऑफ द इवेंट, कब होना है, कहाँ पर होना है, उसमें बजट, कितना पैसा खर्च होना है, कहाँ कितना पैसा खर्च होना है, ये सारी चीज़ पहले ही हमें तय करनी होगी, जब भी तुम उसके लिए फंड रेज करेंगे. स्पॉन्सरशिप, हु ऑल विल बी द स्पॉन्सर्ड पीपल, कहाँ से पैसा आएगा. मार्केटिंग, जैसे कैंपेनिंग होती है. इन्वाइटिंग टू द टीम्स, इन्विटेशन टू द टीम्स एंड गेस्ट, जो टीम्स हैं और गेस्ट हैं जिनको हम बुला रहे हैं उनके लिए इनविटेशन भेजना. कंफर्मेशन ऑफ द टीम, कौन कौन आ रही हैं, हमने तो भेज दिया. लॉजिस्टिक, क्या क्या चीज़ चाहिए भाई उनको, रुकने की, रिफ्रेशमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल स्टाफ, वाटर, टेबल, चेयर, फ्लैग, नोटिस बोर्ड, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें. चेकिंग ऑन द स्पॉन्सर्स. और फिर उसके बाद जो भी चीज़ें, जो भी स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं उनको हमें देखना है कि कौन कौन इसमें स्पॉन्सर्ड हैं पीपल. फिर ड्राइंग फिक्चर्स एंड लेआउट ऑफ द फील्ड, इंपॉर्टेंट. रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द होल इवेंट आपको तय करना है. अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट एंड स्कोर शीट. अरेंजमेंट ऑफ रेफरीज एंड प्राइजेस, दिस इज इंपॉर्टेंट. कौन रेफरी होगा, प्राइजेस क्या होंगे,
डायरेक्शन टू द स्टेडियम, साइन पोस्ट, ब्रीफिंग ऑफ वॉलंटियर एंड स्टाफ, जो भी आपके वॉलंटियर्स है, स्टाफ है, उनको ब्रीफ करना, डेकोरेशन, प्रैक्टिस एंड वार्म अप एरिया, सिक्योरिटी, फोटोग्राफर, अप्रूवल, लाइसेंस एंड NOCs. दिस इज इंपॉर्टेंट भाई, आपको परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना, विदाउट परमिशन यू कैन नॉट स्टार्ट विद द प्रोग्राम. सो दीज ऑल आर द चेकलिस्ट. देन फंक्शंस ऑफ द स्पोर्ट इवेंट मैनेजमेंट, क्या क्या आते हैं तो हम देख चुके हैं, ये आपने BST में ही पढ़े हुए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. BST में आप सब पढ़ ही चुके हैं इसे. प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस. भाई पेपर में आप पहले पूरा प्लान करते हो, क्या करना है, आपका गोल क्या है, फिर उसके लिए स्ट्रेटजीज क्या होंगी, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए है टू अटेन दैट पर्टिकुलर गोल एफिशिएंटली. तो प्लानिंग की अगर डेफिनेशन देख लो तो प्लानिंग इज अ वे ऑफ सिस्टमेटाइज, direct and organize the event or competition and extract the advantages and benefit of the available resources. Objective of the planning सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाई, गोल क्या है? To keep control over all activities which suggest that planning and controls are connected with each other. Important. दूसरा आता है, ये हेल्प करता है गुड कंट्रोल इन ऑर्गेनाइजिंग अ टूर्नामेंट. भाई अगर आपके पास पहले से प्लान नहीं होगा तो जो भी सो बेसिकली क्या बोला मैंने, इट ऑल्सो हेल्प्स इन कीपिंग अ गुड कंट्रोल इन ऑर्गेनाइजिंग अ टूर्नामेंट. भाई आपके पास पेपर में सब कुछ लिखा है ना, आपने प्लान किया है, तो कोई भी चीज़ इधर उधर ना हो. वेल प्लान्ड हम बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ आप करते हैं, सपोज यू हैव एन एग्जाम फ्रॉम 15th से आपका एग्जाम है, पहला पेपर आपका एंटरप्रेन्योरशिप है. मीन्स मेनी ऑफ द पीपल विल हैव दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. बहुत कम लोग होते हैं जो ये सब्जेक्ट बेसिकली भरते हैं, फिल करते हैं, कई स्कूल में ऑप्शन ही नहीं होता. सेकंड आपका फिजिकल एजुकेशन है, जो मैक्सिमम स्कूल्स में होगा ऑन 17. तो आपने आज से, आपने पहले से करनी स्टार्ट की होगी, लेकिन हम मान के चलते हैं कि आप अगर आज से ही पढ़ रहे हो तो आपको प्रॉपर टाइम टेबल बनाना होगा. दैट आज अगर 12 हो गई है तो 13, 14, 15, 16, 17, एंड ऑन दैट डे, दैट इज द डूम्स डे, क़यामत का दिन जिस दिन होगा, उस दिन आपको पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है. उन 15 मिनट में मैं रिकैप करूंगा, मैं पूरे पेपर को पढ़ूंगा, फिर मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, हाउ टू राइट द आंसर, आंसर को किस तरीके से लिखना है, रफ वर्क मैं यूज़ करूंगा तो कहाँ पर करूंगा, लाइन्स कहाँ ड्रॉ करूंगा, कैसे करूंगा. ये सारी चीज़ें आप प्लान करते हो ना पहले ही. अगर मुझे पढ़ना है तो कल से मैं टाइम, आज का मैं और कल का मैं, मतलब आज से टाइम टेबल बनाऊंगा कि भैया मेरा जो टाइम टेबल बना है उसमें कितने घंटे मुझे पढ़ने हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कब पढ़ना है, किस टाइम पे पढ़ना है, अगर मैं बोर हो रहा हूँ उस समय पे मुझे क्या करना है. दीज ऑल थिंग्स आर इन्वॉल्व इन द प्लानिंग. इससे क्या होता है, आपकी मिस्टेक रिड्यूस होती हैं. मिस्टेक होंगी बट ऑब्वियसली जब प्रैक्टिकली कोई भी चीज़ करती हैं तो देयर आर बग्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप उन मिस्टेक्स को रिड्यूस करते हो. It suggests programs can be conducted with a proper coordination with least mistakes. समझ आ रहा है? कम से कम मिस्टेक से आप किसी प्रोग्राम को कन्वर्ट कर सकते हो, एंड फोकसिंग ऑन द सक्सेस टू प्रमोट द इनोवेटिव आइडियाज. और यहाँ पे आप क्या करते हो, आपके पास एक ओपन वाइड रेंज होता है कि आप अपने आइडियाज को पुट ऑन करो. नेक्स्ट हमारा आता है टू प्रोवाइड डायरेक्शन टुवर्ड्स द गोल. भाई आप लोगों को बताओगे ना, भटकना नहीं है भाई, आपको यहाँ जाना है सही डायरेक्शन में. टॉर्च तो आपके पास है, जिसके पास प्लान है उसके पास टॉर्च है. वो टॉर्च जिस डायरेक्शन में दिखाएगा उस डायरेक्शन में टीम वर्क करेगी. टू रिड्यूस अनड्यू प्रेशर, आपके पास पहले से दिमाग में सेट है ना, ये चीज़ें करनी है, तो उस समय आपको कुछ बहुत ज़्यादा सोचना नहीं, सिर्फ करना है, ये लिखा हुआ है ये करो. टू इंक्रीज द क्रिएटिविटी एंड टू इम्प्रूव एफिशिएंसी. फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. सेकंड, हमारे BST में चैप्टर आपने पढ़ा है ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग में आपको क्या होता है, दिस इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज एंड ऑर्गेनाइजिंग पर्सनल इन ऑर्डर टू अचीव द गोल स्टैब्लिश इन द प्लानिंग फंक्शन. इसके अंदर होता क्या क्या है, तो डिटरमाइनिंग टारगेट सबसे पहले, डिटरमाइनिंग एक्शन क्या करना है, कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन करेगा, फिर असाइनमेंट ऑफ द अथॉरिटी किसको बताएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एंड मैन्युअल, ये इंपॉर्टेंट है. फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग एक्शन. समझ आ रहा है, ये पूरा प्रोसेस है ऑर्गेनाइजिंग का. नेक्स्ट आता है स्टाफिंग, अगेन द नेक्स्ट चैप्टर. दिस रिफर्स टू द आइडेंटिफाइंग की staff position and to ensuring that the proper talent is serving that specific job duty in order to achieve the aim and objective of the organization. Staffing is very very important. भाई आपको पता करना कि आपकी टीम में आपके लोगों को क्या
अच्छे से आता है और किस चीज़ में किसको कौन सी पोजीशन दी जाए. इफ़ यू आर रियली गुड इन एडवर्टाइजिंग, इफ़ यू आर रियली गुड इन दीज ऑल थिंग्स, तो आपको एडवर्टाइजिंग में देगा. आप अगर बहुत ज़्यादा सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो तो आपको स्पॉन्सरशिप की टीम दी जाएगी. आप अगर बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हो इन फाइंडिंग टीम्स, इन एकोमोडेटिंग दैम, एकोमोडेशन में आपका बहुत अच्छा है तो आप वो चीज़ करेंगे. जिस चीज़ में आप पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं उस पर्टिकुलर जॉब को आपको असाइन किया जाएगा. यू विल असाइन दैट पर्टिकुलर जॉब, दैट पर्टिकुलर ड्यूटी. स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर सबसे पहले रिक्रूटमेंट करेंगे, सिलेक्शन होगा, फिर ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट, फिर उसके बाद क्या होगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो भी आपको हम करना है, फिर उनको पैसे ऐसे कितने दिए जाएंगे, दैट ऑल थिंग, परफॉर्मेंस एंड एवेल्युएशन, सबसे लास्ट में होगा प्रमोशन एंड ट्रांसफर. चेंज कर दो. डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के अंदर क्या आएगा भाई, काम करना स्टार्ट कर दिया, ऊपर एक सुपरवाइजर होगा ना, सुपरवाइजर ऑफ पर्सन, जो बताएगा कि कैसे साइमल्टेनियसली हमें काम करना है और उन्हें मोटिवेट करना है. इफ़ अ पर्सन इज़ डूइंग अ रॉन्ग वर्क, इफ़ इज़ गोइंग इन रॉन्ग डायरेक्शन, देन आई हैव टू डायरेक्ट हिम. देन आपको ये नहीं ये काम करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है. ये किसके अंदर आएगा, डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल. डायरेक्टिंग के अंदर क्या क्या आता है, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, दीज ऑल थिंग. इट इज़ VVIMP ऑफ द होल टूर्नामेंट. नेक्स्ट की बात करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग refers to all the processes that leader creates to monitor success. It involves establishing performance standard. भाई पहले से तय करेंगे ना कि आपको कहाँ तक जाना है, परफॉर्मेंस भाई आपको 80% लेके आने हैं तो सेट है ना स्टैंडर्ड. मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, आप जो ऑन ग्राउंड 15 तारीख को या 17 तारीख को करोगे उसका रिजल्ट आपको छपेगा ना. एंड कंपेयरिंग देम इरेगुलरिटीज, फिर आपकी इरेगुलरिटीज को कंपेयर करेंगे प्रीवियस एंड नाउ. सो स्टेप 1, स्टेब्लिशिंग ऑफ द स्टैंडर्ड, कितना तय करना है आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर. मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, आप क्या कर रहे हो. कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड, जो तय किया था उससे आप कितने आए हो. भाई मैंने बोला कि मैं आई हैव एन एबिलिटी कि मैं भाई 50 नंबर ला सकता हूँ, 60 नंबर ला सकता हूँ. भाई तो मैं स्टैंडर्ड तय है ना. आप 55 लेके आ रहे हो तो यू आर नॉट गोइंग इन अ करेक्ट वे, यू आर नॉट गोइंग इन अ करेक्ट डायरेक्शन. जैसा सोचा था वैसा आप कर नहीं रहे हो, कहीं बक्स है उसे दूर करना है. तो ये आपको कब करना है, 17 के पहले. इसमें 17 को तो डूम्सडे भाई, उस दिन तो हमको लेके आना है. करेक्टिव एक्शन नेसेसरी, जो भी है फीडबैक, सब में फीडबैक आपको पीछे साइड मिलेगा ही. देन आता है सबसे पहला क्वेश्चन, अगर इसका आंसर आप बता दें. द बेसिक फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज, सबसे बेसिक फंक्शन मैनेजमेंट का क्या होता है, कंट्रोलिंग, बजटिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग. आई मस्ट से द आंसर इज प्लानिंग. नेक्स्ट, अ गुड प्लान शुड नॉट बी व्हाट, स्पेसिफिक, लॉजिकल, ऑटोक्रेटिक, फ्लेक्स. ऑटोक्रेटिक नहीं होना चाहिए भाई, सबकी सुनो फिर काम करो, सबको साथ लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास. इन प्लानिंग डिफाइनिंग प्रोसीजर मीन्स, प्लानिंग में डिफाइनिंग प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, सेटिंग गोल, मेकिंग अ पॉलिसी, लेइंग डाउन रूल्स एंड रेगुलेशन, डिफाइनिंग कोर्स ऑफ एक्शन. डिफाइनिंग कोर्स ऑफ एक्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट वेरियस कमिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. भाई मैंने देखा सबसे पहला इंपॉर्टेंट का हमने सारे फंक्शंस देख लिए क्या क्या करना है. उसके बाद आते हैं कमिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. कमेटी का मतलब क्या होता है, घर में शादी है, शादी होती है तो एक एक काम एक को असाइन हो जाता है. भाई तुमको कार्ड छपवाने हैं, तुमको कार्ड बंटवाने हैं, तुमको इलेक्ट्रिसिटी वाले से बात करनी है, तुमको ग्राउंड या वेन्यू डिसाइड करना है, तुमको थीम डिसाइड करनी है, तुमको संगीत की तैयारी करनी है, तुमको ड्रेसेस मैनेज करना है, तुमको गेस्ट को कहाँ एकोमोडेट कहाँ पे रखना है, कहाँ ले जाना है, कहाँ से लाना है, कहाँ छोड़ना है, ये सारी चीज़ें देखनी है. शादी के दिन बहुत सारी ज़रूरी चीज़, पेटी लेके घूमते हैं ना फूफा जी, वो फूफा कौन बनेगा, फूफा कौन बनेगा, आई मीन टू से कि वो पेटी कौन लेगा. मेजरली फूफा जीजा ये लोग होते हैं. तो ये सारी चीज़ों का मतलब होता है कि कमिटीज़ बनाना और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना. तो डिफरेंट कमिटीज़ वर्क टुगेदर फॉर द स्मूथ कंडक्टिंग ऑफ द स्पोर्ट्स इवेंट. द वेरियस कमिटीज़ आर, सबसे पहले होती है टेक्निकल कमेटी. इसके अंदर क्या होगा, कमिटीज़ बेसिकली क्या होते हैं, जैसे रेफरीज, जजेस, स्टार्टर, अंपायर, टाइम कीपर, ये सारी चीज़ कौन करेगा, ये इस टीम का काम होता है.
ट्रांसपोर्ट कमेटी भाई लेके आएंगे ना, वेलकम करेंगे ना, होटल के अंदर बैठा लेंगे ना, लॉजिंग कराएंगे ना। तो एक होती है ट्रांसपोर्टेशन कमेटी। ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, आप कैसे आ रहे हो, आप एयरपोर्ट आ रहे हो तो एयरपोर्ट में हम आपको लेने आएंगे, आपको छोड़ेंगे कहाँ, होटल में, तो होटल में आएगा रिसेप्शन कमेटी एंड लॉजिंग कमेटी जो आपको वेलकम करेगा, आपको रूम प्रोवाइड करेगा। बोर्डिंग कमेटी भाई, बोर्डिंग लास्ट में क्या होगा, दिस कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन एंड सर्विंग मील टू द स्पोर्ट्स पर्सन एंड अदर ऑफिशियल्स। बोर्डिंग कमेटी का काम होगा। देन ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, भाई ग्राउंड को भी तो मेंटेन करना है। इक्विपमेंट क्या, क्रिकेट तो आपको पैड चाहिए भाई, बॉल चाहिए, बैट चाहिए, स्टम्प्स चाहिए, ये सारी चीज़ कौन लेके आएगा, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। देन मेडिकल एंड फर्स्ट एड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आप दौड़ रहे हो, दौड़ते दौड़ते सडनली गिर गया, ग्लूकोज कौन पिलाएगा, ये कमेटी है ना। तो मेडिकल एंड फर्स्ट एड कमेटी, ये बेसिकली जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं राउंड द क्लॉक उनको मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। प्रोटेस्ट कमेटी, इफ देयर इज प्रोटेस्ट अगेंस्ट जजमेंट, जजमेंट के अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट होता है, द मेंबर ऑफ दिस कमेटी डिसाइड अबाउट इट। ये जो बैठे दिख रहा है, ये खड़े दिख रहा है, ये दादू, इनको संभालने का काम कौन करेगा, ये प्रोटेस्ट कमेटी। ये सारी की सारी चीज़ें हमको पहले से मान के चलना है कि ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। मार्केटिंग कमेटी भाई डिसाइड हो गया, कहाँ, कम्युनिटी हॉल में एक फंक्शन है, ग्राउंड में छोटा सा इंडोर ग्राउंड है, तो यहाँ टेबल टेनिस कराना है कंपटीशन, या हमें बैडमिंटन कराना है, तो मार्केटिंग इसकी कौन करेगा, तो एक कमेटी बनानी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबल होगा, लेजन विद द प्रिंट मीडिया साथ में उसके साथ एडवर्टाइज करेंगे ना, तब तो लोगों को पता चलेगा यहाँ पे ये इवेंट होने वाला है, आओ स्पॉन्सर्ड करें, आओ पैसा दें, फंड रेज यहीं से तो होगा। फाइनेंस कमेटी, दिस कमेटी इज असाइंड टू मेक द बजट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिना पैसे कुछ ना हो बे, ठीक है, भजन नहीं होते भाई, भूखे पेट भजन ना हो बे। तो रिफ्रेशमेंट कमेटी, भूखे पेट मतलब क्या है, पैसा भी तो होना चाहिए, बिना पैसे के थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। हमको महाकुंभ के दर्शन करने नर्मदा गंगा नदी में नहाने जाना है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं, कैसे जाओगे यार, ट्रेन से जाओगे, बस से जाओगे, अपनी गाड़ी से जाओगे, पैसे तो चाहिए ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द मनी। तो मेक द बजट फॉर एन इवेंट एंड हैंडल द एक्सपेंसेस, ऑल्सो हेल्प्स इन परचेज ऑफ द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये सारी चीज़। फिर आता है रिप्लेसमेंट कमेटी, देखो टप्पू सेना अपना खा रहे हैं भाई। तो दिस कमेटी इज फॉर्म, ये पिंकू बेटा बैठे हैं, देखो पिंकू, ठीक है। दिस कमेटी इज परफॉर्म टू प्रोवाइड रिफ्रेशमेंट टू द पार्टिसिपेंट, बेसिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है क्या, इसके बाद आ जाता है हिरार्की, हिरार्की ऑफ व्हाट, हिरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी टू कंडक्ट इवेंट्स इन स्कूल और इंस्टीट्यूट। तो भाई क्या होगा, तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा चेयरपर्सन, जैसे स्कूल में हो रहा तो प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, फिर उसके बाद कौन होता है, कन्वेनर, कन्वेनर मतलब क्या था, फिजिकल एजुकेशन टीचर, पीईटी, पीटीआई होता है ना वो बंदा। फिर उसके बाद कौन होता है, मेंबर, मेंबर्स कौन होंगे, सारे टीचर स्कूल के, देखते उस दिन टोपी पहन के घूम रहा होता है, फिजिक्स टीचर, केमिस्ट्री टीचर, मैथ्स टीचर, साइंस टीचर, सब वहीं पे घूम रहे होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता है, बट उनको एक असाइन किया जाता है, ये काम आपको करना, तो वो काम करेगा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड तो कुछ बनता ही नहीं है, अनलाइक मी, मेरे से बनता है। हेड बॉय, गर्ल्स ऑफ स्पोर्ट्स सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट, ये सारी क्या है, हायरार्की, जो पूरा का पूरा स्पोर्ट्स को मैनेज करता है। तो ये हायरार्की है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की, जो इवेंट को कंडक्ट कर रहा है। स्कूल लेवल की हम बात कर रहे हैं, स्कूल है इंस्टीट्यूट लेवल की। देन क्वेश्चन एक और आ जाता है, ये जितने भी मैं बीच में आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, PYQs हैं, तो इनको ज़रूर से पढ़ लें एक बार। द कमिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर लेसन प्रिंट मीडिया, कौन था प्रिंट मीडिया कमेटी का भाई, मार्केटिंग, अभी तो हम पढ़े हैं भाई, मार्केटिंग ही करेंगे, फाइनेंस थोड़ी ना करेगा। नेक्स्ट आता है परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज वर्क ऑफ द कमिटी, कौन सी कमिटी, तो भाई फाइनेंस ना, अभी हमने जस्ट 2 पन्ने के पहले पढ़ा था। पब्लिशिंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी डन बाय हुम, रेगुलेशन शुड बी डन, कब होना चाहिए, ड्यूरिंग द इवेंट होना चाहिए क्या, नहीं, पोस्ट इवेंट होना चाहिए क्या, नहीं, एनी टाइम ड्यूरिंग द इवेंट, नहीं भाई, पहले से तय करने पड़ेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन। तो प्री इवेंट। नाउ टूर्नामेंट होता क्या है, टूर्नामेंट बेसिकली होता है अ सीरीज ऑफ कंटेस्ट्स विथ सेवरल राउंड्स इन विच मेनी कंटेस्टेंट्स compete, contestant मतलब it can be team, it can be individual also, contestants compete individually or as a team to decide the winner. In other words, tournament is a series of contests in which a number of contestants compete and the one that prevail through the final round or that finishes with the best record is declared as winner.
तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़। अब टूर्नामेंट कितने टाइप के होते हैं, तो टूर्नामेंट बेसिकली यहाँ देखते हैं एक नॉकआउट होता है, एक लीग होता है। नॉकआउट इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट द टीम वंस डिफीटेड गेट एलिमिनेटेड, एक बार हारे और निकल गए। यहाँ दिक्कत एक होती है, एक बहुत अच्छी टीम है लास्ट ईयर जिसने भाई सेमीफाइनल है, फाइनल भी जीता हो सकता है, ठीक है, वो पहली बार में गिर गई, उस दिन उसका लक नहीं चला। तो एक बहुत अच्छी टीम कई बार पहले अर्ली मैचेस में ही आउट हो जाती है, ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, जिसको हम शॉर्ट आउट कर देते हैं लीग मैचेस में। तो यहाँ पे देखो, इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट द टीम विच डिफीटेड या which the team once defeated get eliminated from the tournament. Only the winning team contests in the next round. Opportunities are given to the winning players or team. Now league में क्या होता है, in single league tournament all participating team compete once. सारी के सारे टीम एक दूसरे के साथ आईपीएल में होता है ना वही, each team whereas in double league each team plays with every as in double league. Each team play with every other team twice without any consideration of victory or defeat. ये आपने देखा है आईपीएल में होता है भाई, अक्सर ये आईपीएल की कहानी है, हर टीम के दो मैच होते हैं दूसरी टीम के साथ, देखा होगा, लेकिन इसमें स्लॉट बना दिया जाता है, दैट सेकेंडरी, लेकिन हर टीम एक दूसरे के साथ कंपीट करती है दो बार। ये कहला गया हमारा कौन सा, डबल लीग मेथड। इससे विनर डिसाइड नहीं होता, इससे क्या डिसाइड होगा, कौन नॉकआउट राउंड में गया, नॉकआउट राउंड के बाद कौन सेमीफाइनल में गया, सेमीफाइनल के बाद कौन फाइनल गया, ठीक है। तो लास्ट होता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। तीन टाइप के होते हैं, एक हमने क्या पढ़ा नॉकआउट, दूसरा हमने क्या पढ़ा लीग या साइकिल, तीसरा हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन बेसिकली नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम लीग, नॉकआउट कम लीग, लीग कम नॉकआउट, जो हमने दो पढ़े हैं ना, उस दो के चार कॉम्बिनेशन जो हमने पढ़ा था, ठीक है। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट आर ऑर्गेनाइज इन ग्रुप और जोनल मैचेस। ये जो आपने किस में देखा, जो आपने वर्ल्ड कप में देखते हो, कौन से वर्ल्ड कप, आईसीसी, कई सारी टीम में हम डिसाइड, कई सारे ग्रुप में बना देते हैं, ग्रुप में बनाने के बाद इनमें से प्रोग्राम होता है, मतलब वो कौन सा टूर्नामेंट होता है, कॉम्बिनेशन, याद रखिएगा। फाइन, नेक्स्ट हमारा आ जाता है कौन सा, तो सीडिंग अ टीम। सीडिंग अ टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पेपर में आता है, व्हाट डू यू मीन बाय सीडिंग। तो बेसिकली द सॉर्टिंग ऑफ द टीम्स एंड फिटिंग देम इन फिक्चर सो दैट द स्ट्रॉन्गर टीम डू नॉट मीट ईच अदर इन द अर्लियर राउंड। भाई दो बहुत पक्की टीम है, उन दोनों पक्की टीम को स्टार्टिंग में लड़ाना ही नहीं है, जिससे कोई एक बाहर हो जाए, बाहर करना ही नहीं है, तो सीडिंग कर दिया जाता है, उसको डायरेक्टली प्रमोट करके अगले वाले राउंड में लड़वा दिया जाता है। नोन एज सीडिंग, दिस मैथड इज गुड इफ वी नो द रियल स्ट्रॉन्ग टीम। ये मैथड तभी अच्छी है जब हमको स्ट्रॉन्ग टीम वाकई में कौन है ये पता हो। ये पता किसको होता है, जूरी को। The organization should find out the real strong team from the previous tournaments or old record figure starting a new tournament. अब देखते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट में सीडिंग का क्या रोल होता है। जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जिम्बाब्वे। भाई यहाँ पे हमको पता है, बिफोर सीडिंग देखते हैं तो ये कंडीशन होगी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टीम, स्ट्रॉन्ग टीम बेसिकली। अगर इनमें से एक प्लेयर को यहां भेज दिया जाए और फिर वो यहां आ गया, विनर इंडिया हो गया। आपको पता है इनमें से कोई भी जीते, इनमें से एक टीम आई, लेट से इंडिया आ गई, जो भी टीम जीतेगी बेटा वही टीम विनर होगी, इट्स फॉर श्योर। व्हाई? बिकॉज आयरलैंड एंड जिम्बाब्वे आर द वीकेस्ट टीम। आपने दो वीक को दो स्ट्रॉन्ग को लड़ा दिया, तो यहाँ से एक वीक आएगी और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग आएगी, जो यहाँ से आएगी वही फाइनल बनेगा। मैंने यहाँ इंडिया इसलिए लिखा क्योंकि हम इंडिया हिंदुस्तानी है भाई, तो वाई क्यों डाउट करना, भारत ही जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया को हम हराएंगे, हराया है, फिर से हराएंगे। अब सीडिंग के बाद क्या होता है, हम एक पक्की टीम को कच्ची टीम के साथ, दूसरी पक्की टीम को दूसरी कच्ची टीम के साथ लड़वा दिया, फिर फाइनली दो पक्की टीमों का मैच होगा और इंडिया फिर जीत जाएगी। सपना तो हमारा यही है, साकार भी होगा। समझ आ रहा है? तो सीडिंग का मतलब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आता है बाय। अब बाय का मतलब क्या होता है, द एडवांटेज गिवन टू अ टीम यूजुअली by drawing a lot and exempting it from playing a match in the first round। भाई कुछ टीम ऐसी होती है, कुछ टीम को हम एडवांटेज दे देते हैं लॉट से ड्रॉ करके, कि उसे हम स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में क्या करते हैं, एग्जेम्प्ट करते हैं और डायरेक्टली उसको अगले राउंड में भेज दें। क्यों? क्योंकि वो अगर इनिशियल मैचेस में हार के बाहर हो गई तो लोगों का, आरसीबी को स्टार्टिंग में ही निकाल दें यार, तो उसके फैन इतने सारे हैं, मुंबई इंडियन, इनके फैन बहुत सारे हैं, इनको अगर इनिशियली मैचेस में ही हमने
देखा, खिला दिया और वो हार गए और वो बाहर हो गए, तो आने वाले मैचेस कोई देखेगा क्या? नहीं देखेगा। तो आपने क्या किया, उनको बचा के रखा आने वाले मैचेस के लिए, तो रोक दो, अभी आगे खिलवा देंगे। तो known as why these are given to a specific number of team in the first round. The number of buys are decided by subtracting the number of team from the next higher number which is in the power of 2. Are you getting? कैसे? Next higher number of 2 minus number of team. This is the most important thing. इसको देख लेते हैं क्वेश्चन में कैसे करते हैं। देखें, स्टेप टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ बाइज, नंबर ऑफ टीम्स दैट इज n, कुछ होगा यहाँ पे नेक्स्ट हायर टर्म ऑफ 2, तो 2 की पावर 0 बेसिकली 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है। तो इधर आंसर आ जाएगा 2 की पावर x माइनस n। n क्या है? नंबर ऑफ टीम। 2 की पावर x क्या है? ये वाला थर्ड मेथड। तो इसको हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रोसीजर ऑफ गिविंग द बायज आर एज फॉलोज। तो देखो यार, द फर्स्ट बाय इज गिवन टू द लास्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ। लोअर हाफ आपको दिख रहा है, ये नीचे वाला लोअर हाफ है, ये ऊपर वाला अपर हाफ है, ये जो दिख रहा है। ठीक है, तो भाई हमने क्या किया, पहला जो दिया है वो लोअर हाफ में से एक टीम को हमने क्या कर दिया, बाय दे दिया। सेकेंड बाय इज गिवन टू द फर्स्ट टीम ऑफ द अपर हाफ। अपर हाफ की फर्स्ट टीम को सेकेंड बाय दे दिया। थर्ड किसको दे दिया? लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को दे दिया। फिर हमने क्या किया, फोर्थ इज गिवन टू द लास्ट टीम ऑफ द अपर हाफ। द नेक्स्ट बाय और बायज विल बी गिवन इन द सेम ऑर्डर। देखा, इसको दिया, इसको दिया, फिर इसकी पहली टीम को, फिर इसकी आखिरी टीम को। दिस इज हाउ वी विल गोइंग टू प्रोवाइड। फिर देना है तो किसको देंगे? फिर देना है तो हम 16 नंबर की टीम को देंगे। फिर देना है तो फिर हम इसको देंगे। समझ गए होंगे मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग फिक्चर फॉर नॉकआउट टूर्नामेंट। अब नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए फिक्चर कैसे बनता है? तो सबसे पहले याद रखो, टोटल नंबर ऑफ टीम पार्टिसिपेटिंग इन द टूर्नामेंट n है, तो आपके नंबर ऑफ मैचेस जो होंगे वो n-1 होता है। कितना? n-1। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस टू बी प्लेड इन द टूर्नामेंट विल बी n-1, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ टीम पार्टिसिपेटिंग इन द टूर्नामेंट। याद रहेगा। नाउ टोटल नंबर ऑफ राउंड्स प्लेड इन द टूर्नामेंट डिपेंड अपॉन टू थिंग्स। दो थिंग पे पता चलेगा कितने राउंड्स होंगे, पहला राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 10 राउंड, 50 राउंड, कितना राउंड। द नंबर ऑफ टीम प्लेइंग इन द टूर्नामेंट, सबसे पहली चीज है कितने लोग खेल रहे हैं, एंड द हायरस्ट और द हायर नियरेस्ट नंबर फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ टीम्स ऑफ पावर ऑफ 2। भाई 2 की पावर, जैसे लेट्स से टोटल नंबर ऑफ टीम जो है वो 10 है, तो 2 की पावर 3 जो होता है वो 8 होता है, 2 की पावर 4 जो होता है 16 होता है। तो 16 8 10 में 10 टीम है, तो 16 नज़दीक है या 8 नज़दीक है? 2 की पावर 3 नज़दीक है, तो कितने राउंड होंगे? 3 राउंड होंगे। ये डिसाइड करता है। ठीक है। नाउ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ टीम इन द अपर हाफ एंड द लोअर हाफ। अब लोअर हाफ में कितनी होंगी, अपर हाफ में कितनी होंगी? तो इफ ये दा है, ठीक है। If the number of teams is even, अगर even number है, then equal number of teams will be divided in both halves, that is n/2, दोनों में होगा। लेकिन अगर odd है तो क्या होता है? Following method is applied। सबसे पहले number of team in upper half is n+1/2। n+1/2 मतलब अगर 7 हैं तो 7 + 1/2, तो 7 + 1/2 आपका 8/2 आ जाता है, और 8/2 बेसिकली क्या होता है? 4। तो अपर हाफ में कितनी होंगी? 4। अब टोटल कितनी? 7 में से 4 चली गई तो बची कितनी? 3। तो 3 क्या होंगी? टीम होंगी। बेसिकली इसको निकालने का है। अगर अपर हाफ की बात करें, किसकी? अपर हाफ की बात करें तो n+1/2, और लोअर हाफ की बात करें तो n-1/2। ये फॉर्मूला होता है। तो ये 4 होगी, ये 3 होंगी, मतलब ऊपर वाले में एक ज़्यादा रहेगी हमेशा। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। नाउ द नंबर ऑफ बाइज is a knockout in a knockout tournament are decided by subtracting total number of teams from the next higher nearest number in power of 2। यह भी हमने देखा। अब देख लो, ड्रॉ नॉकआउट फिक्चर ऑफ 17 टीम। 17 टीम का हमें क्या बनाना है? नॉकआउट फिक्चर बनाना है। तो नंबर ऑफ टीम 17 है, टोटल नंबर ऑफ मैच कितने होंगे? 16। अब भी बताया था, ठीक है। तो नंबर ऑफ टीम इन द अपर हाफ कितनी होंगी? 16 है, तो 8 टीम कितनी है? 17 है, तो ऊपर होंगी कितनी? 17 + 1/2 दैट इज 9। 17 + 1 कितनी होती है? 18। 18/2 9, और यहाँ कितनी होंगी? 8 होंगे। 8 और 9 कितने हो गए? 17।
नंबर ऑफ बाइज कितने होंगे 32 माइनस 17। अब मैंने 32 क्यों लिया बेटा, क्यों लिया 32? 2 की पावर 4 जो होता है वो होता है 16, और 2 की पावर 16 जो है 17 से छोटा है बड़ा है, 17 से भाई ये छोटा है, तो ये हो नहीं सकता। हमने क्या बोला, इससे बड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तो 2 की पावर 4 ना लेके 2 की पावर 5 लिया तो 32 आ गया ना। तो 32 माइनस 15 मतलब 32 माइनस 17 मतलब कितने बाय, 15 बाय होंगे। नंबर ऑफ बाइज इन द अपर हाफ में कितने बाय होने चाहिए, तो 15 माइनस 1/2, और लोअर में कितने होने चाहिए 15 प्लस 1/2, मतलब ज़्यादा बाय किस में होंगे नीचे, और कम बाय किस में होंगे ऊपर। क्यों, क्योंकि स्टार्ट हम नीचे से करते हैं। अभी हमने बताया था बाय कहाँ से स्टार्ट करना, तो बाय हमेशा नीचे से स्टार्ट करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो कितना हो गया बेटा, अब टोटल राउंड्स कितने होंगे, अभी बताया था 2 की पावर 5 कितने हो गए 32, तो ये कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ राउंड्स होंगे। ये आपका बन गया फिक्सर। ठीक है, तो समझो, पहला बाय, दूसरा बाय, तीसरा बाय, चौथा बाय, पांचवा बाय, छठा, 7 8 9 10, ठीक है, फिर क्या आएगा 11 12 13 14 15, देखो 15 बाय हो गया ना। दिस इज हाउ वील गोइंग टू डू, सबसे पहले नीचे, फिर सबसे ऊपर वाला, फिर नीचे अपर हाफ का टॉप, फिर सॉरी लोअर हाफ का टॉप, अपर हाफ का बॉटम, फिर लोअर हाफ का सेकंड लास्ट, अपर हाफ का सेकंड टॉप, लोअर हाफ का सेकंड टॉप, अपर हाफ का सेकंड लास्ट, एंड सो ऑन। तो 15 आपके हो गए बाय। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? दिस इज हाउ बाय बनाया जाता है। फिर राउंड कितने हो रहा है 5, तो पहले दो दो, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? समझो ये चीज़, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू विल गोइंग टू मेक योर गेम। अब ये जो होता है ना, इन दोनों को एक भी बाय नहीं मिला, तो पहले इन दोनों को एक को लड़ा देना, फिर उसके बाद बाकी बात होगी, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला हैक या चीट सीट जो हमने बनाई है वो देख लो यार। नंबर ऑफ राउंड्स 2 की पावर x, ठीक है। तो x क्या बताता है, नंबर ऑफ राउंड जो पावर होती है। नंबर ऑफ राउंड मतलब जैसे हमने अभी देखा 2 की पावर 5 32 आया, तो 5 जो होते हैं नंबर ऑफ राउंड। नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे n-1, जहाँ n क्या है नंबर ऑफ टीम। नंबर ऑफ टीम्स अगर इवन है तो कितना होगा, अपर हाफ में और लोअर हाफ में n/2, लेकिन ऑड में क्या होगा, ऊपर एक ज़्यादा नीचे एक कम, तो n+1/2 और n-1/2। गेटिंग? नंबर ऑफ बाइस कितने होंगे, 2 की पावर x जो हमने लिया था माइनस नंबर ऑफ टीम, ये क्या है नंबर ऑफ बाइस। अभी हमने देखा था 17 तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स थी, तो 2 की पावर 5 हमने लिया था 35 32 32 माइनस 17 15 हमारे बाय आ गए थे पिछले एग्जाम में। बाइज जो होता है इवन और ऑड में, नॉकआउट की बात कर रहे हैं, ठीक है, इवन और ऑड में अपर ये और लोअर ये। होप दिस इज क्लियर टू यू। प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। ड्रॉ नॉकआउट फिक्चर ऑफ 5 टीम्स, 5 टीम का नॉकआउट फिक्चर बनाना है। तो नंबर ऑफ टीम्स कितनी है 5, टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे 4, वेरी गुड। अपर टीम में कितने होंगे 5 था, तो 3 और 2 5। फिर बाइस कितने होंगे बेटा, 2 की पावर 3 कितना, 2 की पावर 3 8 होता है, 8 माइनस 5 3 बाय हो गए। नंबर ऑफ बाइज इन द अपर हाफ में कितने होंगे बेटा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, तो 3 माइनस 1/2 और नीचे होंगे 3 प्लस 1/2, तो कितना होता है यहाँ 1 यहाँ पे 2। टोटल राउंड कितने होंगे 2 की पावर 3, तो 3 क्या था नंबर ऑफ, तो देख लो भाई ये आपका फिक्चर बन गया। बाय पहले इसका फिर नीचे से तीसरा, 3 बायस हमने देख लिया। दिस इज हाउ द गेम गोज ऑन। पहले राउंड में इनका मैच होगा, पहले राउंड में ये दोनों के दोनों सेकंड राउंड में पहुंच चुके हैं, ठीक है, और ये टीम सेकंड राउंड में पहुंच गई है। ये दोनों सिर्फ compete करेंगे इन द फर्स्ट राउंड। सेकंड राउंड में आपने देखा ये और यहाँ से जो भी आपकी टीम जीतेगी दोनों ग्रुप से, उनमें से एक विनर बन जाएगी। ए फॉर अभिषेक, तो ए टीम जीती है। नाउ लीग टूर्नामेंट अभी हमने क्या पढ़ लिया अभी हमने पढ़ लिया नॉर्मल जो नॉकआउट था वो। अब लीग टूर्नामेंट पे आ जाते हैं। इन दिस टाइप ईच टीम प्लेज विद एवरी अदर टीम वंस इफ इट इज सिंगल लीग टूर्नामेंट, एंड ईच टीम प्लेज विद एवरी अदर टीम्स ट्वाइस, 2 बार खेलेंगे अगर वो डबल लीग टूर्नामेंट है। जैसे आईपीएल डबल लीग मैच में आता है। ठीक है,
इसके बाद इसमें दो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, साइक्लिंग मेथड। तो साइक्लिंग मेथड क्या होती है? इन साइक्लिंग मेथड इफ द नंबर ऑफ टीम्स इज एन इवन नंबर। साइक्लिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इफ द नंबर ऑफ टीम कैसी हैं? इवन नंबर में है। द टीम नंबर 1 इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ द लेफ्ट साइड। समझ में आ गया? And then the other team number is ascended order, in ascending order consequently downward from them, downward, and then upward on the left hand side, and then from the next round team will rotate in clockwise, और next फिर क्या होगा? clockwise team को rotate दो। if the number of team is odd, अगर odd है, the buy is fixed, तो buy क्या होगा? fixed होगा on the top of the right hand side, and rest of the procedure will be remain same. If the number of team is even, the even number, the number of rounds will be n minus 1। ये तो हमने अभी देखा था। Now if the number of team is odd, अगर odd है, then the number of round will be equal to number of team only। number of team, देखो यार इंपॉर्टेंट क्या है, अगर even number of teams है तो number of round कितने होंगे? n minus 1। और अगर मैं बोलूँ number of team odd है तो आपके जो राउंड्स होंगे वो कितने होंगे? जितनी नंबर ऑफ टीम्स है उतने ही होंगे। सबको एक एक बार खेलना है ना। तो अपन देखते हैं कैसे हम लीग फिक्चर ऑफ 4 टीम ड्रॉ करते हैं। नंबर ऑफ टीम कितनी है? 4। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे? n इंटू n माइनस 1/2। तो कितना आएगा दादू? तो आएगा 4 इंटू 3/2, दैट इज 4 3 12 गया 6। अब बेटा एक चीज़ हमेशा याद रखो, इस फॉर्मूले से कभी भी पॉइंट में आपका आंसर नहीं आएगा। क्यों? अगर n ऑड है तो n माइनस 1 इवन होगा, और इवन इंटू ऑड करते हैं तो हमेशा आंसर इवन ही होता है। देखा ना दिमाग, चालाकी तो रहेगी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? आर यू श्योर? तो हमेशा ये जो नंबर आता है ना, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ मैचेस, ये हमेशा कैसा होगा? ये एक इंटीजर होगा, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर। और अगर हम अच्छे से बात करें तो हमेशा क्या होगा? वो हमेशा होगा एक, क्या होगा ये बताएगा? वो हमेशा होगा एक नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर। 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटीजर कौन होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर्स होते हैं। 10th क्लास का नंबर चैप्टर था, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मतलब पढ़ा तो होगा यार, पास तो होगा, लेकिन हाँ डर आपको काफ़ी था उसका, इसलिए तो लेकिन नहीं, मैथ साइंस वाले बच्चे भी होते हैं जो पी लेते हैं नंबर बढ़ाने के लिए, नंबर अच्छे आएंगे। बस ये वीडियो देखो और इस सीरीज़ को देखना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, क्योंकि जितने लोगों को शेयर करोगे उनका भला हो जाएगा। लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे? n माइनस 1। अब भी बताया, तो टोटल 4 टीम है तो 4 माइनस 1, 3 तो राउंड होंगे आपके। लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, इसी को बोलते हैं साइक्लिक मेथड से। कैसे करते हैं? देखिए, पहली जो 1 2 3 4 4 टीम है, 1 2 3 4, पहले का चौथे के साथ, तीसरा चौथा एक साथ, दूसरा तीसरा एक साथ, और एक और 2, 4 और 2 एक साथ। राउंड 1 ये होगा, राउंड 2 में क्या होगा देख लो, और राउंड 3 में क्या होगा देख लो। साइक्लिक ऑर्डर में घुमाते जाओ। समझ में आ रहा है? ये आपका सेम होगा, 1 का राइट के साथ, 4 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ, 2 का इसके साथ, सेम। अब इनको क्लॉकवाइज घुमा दो तो 1, यू कैन सी इट, क्लॉकवाइज घूम गए, फिर ये आ गया राउंड 3। ठीक है, तो फर्स्ट टीम रिमेन्स ऑन द फिक्स पोजीशन। ये घूमा, ये घूमा और ये घूमा। समझ आया? तो देखो, फर्स्ट टीम का मैच 4 के साथ हो गया, फर्स्ट टीम का मैच 3 के साथ हो गया, फर्स्ट टीम का मैच 2 के साथ भी हो गया। सबके साथ मैच हो गए हैं, 3 राउंड, मैच कंप्लीट। ड्रॉ लीग फिक्चर फॉर 5 टीम। अब 5 टीम, अभी हमने 4 ऑड नंबर देखा, अब हम 3 5 इवन नंबर देख लेते हैं। तो राउंड कितने होते हैं इवन में, ऑड में सॉरी, जितनी टीम है उतने ही राउंड होंगे। लेकिन मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस किस पे डिपेंड करते हैं? देखो अभी बताया था 5 इंटू 4 हो जाएगा बाय 2, 5 इंटू 4 20/2, दैट इज 10 मैच आपके होंगे, और 5 आपके राउंड्स होंगे। क्लॉकवाइज घुमाते जाएंगे। देखो भाई, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, 4, 5। सबसे पहले बाय मिला किसको? पहली टीम को। तो पहली टीम आउट, हम मैच खिला देते हैं।
ठीक है, फिर ये मैच खेलते 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 ये बाहर हो गया, फिर मैच खेला, फिर मैच खेला, फिर मैच खेला, फिर मैच खेला। तो बाय देखो, पहली बार बाय किसको मिला, फिफ्थ नंबर पहले नंबर की टीम को। अब 5 चली गई ऊपर और ये गोल गया गोल, एक पूरा राउंड कंप्लीट क्लॉकवाइज। 5 को बाय मिला क्लॉकवाइज, ये ऊपर गई। 4 को बाय मिला क्लॉकवाइज, 3 को बाय मिला क्लॉकवाइज, 2 को बाय मिला क्लॉकवाइज। मतलब सारी टीम को एक एक बार क्या मिला, बाय मिला। समझ आ गया? तो जितनी टीम उतने बाय, जितनी टीम उतने राउंड, याद रखना। सो स्टेयरकेस मेथड, ये अभी हमने पढ़ा कौन सा, साइक्लिंग मेथड। दूसरा होता है स्टेयरकेस मेथड। इन स्टेयरकेस मेथड द फिक्सर आर मेड जस्ट लाइक अ लैडर। लैडर कैसे बनना है, और अ स्टेयरकेस। In this method, no buy is given to any team and there is no problem of even odd number. ये इंपॉर्टेंट, इजी, अगर पेपर में आ जाए तो आप बहुत इजीली बना दोगे, एक भी बाय नहीं होते। और इसमें कभी भी ऑड और इवन के कोई डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, जो हमने पिछले बार में याद किया था साइक्लिक में। जैसे नंबर ऑफ मैचेस दोनों में तो सेम था, लेकिन उसके बाद राउंड्स की बात करें तो राउंड इवन में जितनी टीम है उतने ही, ऑड में एक कम हो जाता है। देख लेते हैं लीग राउंड मेथड। लीग राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, अगर मैं किसकी बात करूं, स्टेयरकेस, तो 1 का 2 के साथ, 1 का 3 सबके सबके साथ हो गए। अब 1 के मैचेस देखो सबके साथ हो गए, तो अब 2 बचा, 2 का 3 4 5 के साथ हुआ। नेक्स्ट में अब 2 3 के तो हो चुके हैं, तो 3 और 2 का फिर नहीं होगा, 3 4 3 5 और ये 4 5, ये 5 राउंड होंगे, सॉरी 4 राउंड होंगे। ठीक है, समझ आ गया क्या बोल रहे हैं? आर यू श्योर? तो नेक्स्ट आ जाता है ब्रिटिश मैथड इज यूज टू डिक्लेयर द विनर इन अ लीग टूर्नामेंट। इन ब्रिटिश मैथड देयर इज अ पॉइंट सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं द टीम हु वन द मैचेस गेट्स 2 पॉइंट। जो भी टीम जीतती है उसको 2 पॉइंट मिलते हैं, जो हारती है उसको 0 मिलते हैं। इन केस ऑफ टाई 1 1 पॉइंट दोनों को मिल जाएगा। ब्रिटिश फॉर्मूला इज टोटल पॉइंट ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल पोजीशन पॉसिबल पॉइंट्स इनटू 100। टोटल पॉसिबल पॉइंट कितने, एक टीम के टोटल पॉसिबल कितने मैचेस हो सकते हैं, वो या मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तुमको कितने मिले उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ये विनिंग प्रोबेबिलिटी हो जाती है। अमेरिकन मैथड क्या बोलता है, तो अमेरिकन मैथड बोलता है मैचेस वन अपॉन टोटल मैचेस प्लेड अपॉन 100। इसमें पॉइंट सिस्टम नहीं होता, मतलब एक को एक ही लेंगे, 0 को 0 लेंगे। मैचेस आपने कितने खेले, सेम ही है, बस पिछले वाले मैथड में, ब्रिटिश मैथड में नंबर मैक्स ज़्यादा आता है, इसमें नंबर कम आता है। क्यों? वहाँ पे एक मैच जीते तो 2 पॉइंट मिलते हैं, यहाँ एक मैच जीते तो 1 ही मिलता है। समझ आ रहा है? वहाँ आपने 10 मैच खेले तो 20 पॉइंट होते हैं, यहाँ 10 मैच खेले तो 10 ही पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पे 10 ही होगा, यहाँ पे सपोज 8 जीत गया तो 8/10 इंटू 100। वहाँ पे 8 जीता है तो 16 पॉइंट, 10 मैच थे तो 20 पॉइंट इंटू 100। आंसर वही आएगा, चाहे आप कान यहाँ से पकड़ो या यहाँ से, दिख नहीं रहा हो आपका, सीधा या ऊपर से लेके चले जाओ। नेक्स्ट, इंट्रा म्यूरल एंड एक्स्ट्रा म्यूरल मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड इट्स सिग्निफिकेंस बताया था, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो भाई ये क्या होता है, मीनिंग ऑफ इंट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल का मतलब क्या होता है, इंट्राम्यूरल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड जिसका नाम है इंट्रा एंड म्यूरलिस्ट। इंट्रा का मतलब होता है अंदर, विद इन, म्यूरलिस्ट का मतलब होता है वॉल, तो विद इन द वॉल। So we can say that the activity which are performed within the wall or within the campus of an institution are called intramural. Intramural हम किसे कहते हैं, जो within the campus है, within the wall होता है कोई भी टूर्नामेंट। एक्स्ट्रा क्या होगा, जो बाहर होता है। ठीक है, तो देख लो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एवरी स्टूडेंट इन पार्टिसिपेटिंग गेम्स एंड स्पोर्ट। आपने देखा होगा स्कूल इवेंट कोई भी होता है, स्कूल में इंट्रा स्कूल कंपटीशन और इंटर स्कूल कंपटीशन होता है। इंटर स्कूल फुटबॉल कंपटीशन, तो हमारे जबलपुर या आप पर्टिकुलर जिस भी एरिया में रहते हैं या कहीं पर भी, तो वहाँ पे जितने भी स्कूल हैं, सीबीएसई बेस्ड, एमपी बोर्ड बेस्ड, स्टेट बोर्ड बेस्ड, आईसीएससी बेस्ड, कोई भी, तो वो सारे स्कूल एक साथ compete करते हैं एक दूसरे के साथ। तो वहाँ पर नंबर ऑफ प्लेयर्स जो होते हैं वो गिने चुने आते हैं हर स्कूल से, 11 लेट्स से क्रिकेट है तो 15 की टीम, मैक्सिमम 15 आप ले सकते हो। 15 लोग एक स्कूल से आए, 15 लोग दो स्कूल से आए, लेकिन उस स्कूल में 1500 टोटल स्ट्रेंथ है, तो आपने 15 को मौका दिया, बाकी को मौका मिला का खेलने का नहीं। लेकिन इंडोर में जब मैं विद इन द वॉल की बात करता हूँ, तो वहाँ हर बच्चे को किसी ना किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटी अमंग द स्टूडेंट, टू डेवलप फीलिंग ऑफ कॉपरेशन एंड टू प्रोवाइड रिक्रिएशन, ये होता है ऑब्जेक्टिव इंट्राम्यूरल का। एक्स्ट्राम्यूरल नाम से ही झलक रहा है, बताया भी। Intramural sports satisfy the need for structured sport activity between the students of from various school, organization, institution. Extramural means competition outside wall, अब भी बताया, और outside boundary.
as of a city, town, university, etc. These tournaments will be organized as zonal level, regional level, state, national, international, CBSE tournament जैसा होता है, सब देखा आपने. ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रोवाइड एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट, एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट, इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट. फिर ब्रॉडन द बेस ऑफ द स्पोर्ट्स, भाई स्पोर्ट्स को भी तो बढ़ाना है हमें. टू डेवलप स्पोर्ट्समैनशिप एंड फ्रेटर्निटी, टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ न्यू रूल्स इन एंड एडवांस टेक्निक्स. ये सारी चीज़ें करना तो आपको बाहर जाना पड़ेगा. घर घर खेलो, घर में खेलोगे तो भाई बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है. बाहर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है. सो कम्युनिटीज स्पोर्ट, कम्युनिटी स्पोर्ट क्या होता है? पर्पस एंड बेनिफिट. स्पोर्ट एंड गेम्स program are arranged in the world as well as in our country to promote the games and sports for the specific cause. Every country in the world has some or other cause for promoting community sport program. आपने देखा होगा. The program motivate and create the feeling to take part in these sports program. People become healthy, conscious and try to remain fit and stay healthy for as long as possible. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. हमारे यहाँ भी एक हुआ था सारी रन, फिट सारी रन ऐसा कुछ हुआ था. मतलब ऑल द फीमेल्स ऑफ द ऑल द हाउस होल्ड्स, इनको साड़ी पहन के बाहर इन्होंने मैराथन जैसे किया था. ठीक है, तो करीब 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की मैराथन इसमें होती है. तो ये इधर प्रमोट किया जाता है हर उस महिला को जो घर के अंदर रहती हैं, पूरे समय घर के काम करती हैं. उनको एक मौका दीजिए कि भाई आप भी कैसे हेल्दी और फिट रहें. तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है गो आउटसाइड, दौड़ो, मॉर्निंग वॉक करो, पैदल चलो. घर में सबकी देख रेख कर रहे हो, इट्स वेरी गुड, बट साथ में अपनी भी करें. क्यों? जब आप फिट होंगे तभी तो आप बाकियों की देख रेख कर पाएंगे. सो these specific sport program are usually organized by the federation, state government या NGOs करते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, to create health consciousness among the people and take part in the health related sports program. More and more people of all ages groups should take part in such sports program. Specific sport program are such program of sport which are not usually related to competition. These programs have various objectives such as creating awareness among the people रिगार्डिंग यूनिटी, हेल्थ, डिजीज. आपने देखा रन फॉर यूनिटी, रन फॉर डेमोक्रेसी. अभी जो 2024 के इलेक्शन हुए थे उसके पहले अलग अलग विभिन्न शहरों में, विभिन्न जिलों में, अलग अलग स्टेट्स में आपने रन फॉर डेमोक्रेसी के लिए रेस देखी थी. वो बेसिकली लोगों को अवेयर करने के लिए कि आपकी वोट की वैल्यू क्या है, ये लोगों को बताया गया था. तो अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए भी ये रोल प्ले करता है. द वेरियस इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक प्रोग्राम, स्पोर्ट्स डे स्कूल्स में बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें लोगों के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आए, मोटिवेशन आए, एक स्पोर्ट्समैनशिप आए. हेल्थ रन होती हैं अलॉन्ग विद रेजिंग फंड, चैरिटी, अलग अलग चीज़ों के लिए. रन फॉर फन, स्प्रेड द मैसेज अमंग मासेज टू रिमेन हेल्दी एंड फिट. ठीक है. रन फॉर यूनिटी, जस्ट नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस ओनली. ठीक है. पीस, शांति के लिए, फॉर डिफरेंट रिलीजन, लड़ाई झगड़े ना हो भाई, आपके पर्टिकुलर कंट्री में कोई भी रॉयट्स ना हो, इन सारी चीज़ों के लिए. इंटीग्रेशन एंड ब्रदरहुड की फीलिंग जनरेट हो. रन फॉर स्पेसिफिक कॉज, जैसे नोबल कॉज आप दे सकते हैं भाई, एड्स है, एजुकेटिंग द गर्ल चाइल्ड एक्सेट्रा. आपने देखा ना जो रेड कलर का आईफोन आता है वो प्रमोट करता है किसे? एड्स पेशेंट को. तो जो भी एड्स पेशेंट है उनको उसका जो भी पैसा होता है उसका कुछ परसेंटेज हैज़ टू बी डोनेटेड टू द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम एड्स एंड ऑल. तो अवेयरनेस प्रोग्राम ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं है, बट इट इज़ डिफरेंट. लेकिन ऐसे ही स्पेसिफिक कॉज के लिए लोग ये सारी चीज़ें करते हैं. लोग मतलब कौन? सोशल एनजीओज, नॉन प्रॉफिटेबल एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ये सारे लोग करते हैं. इट्स अ गुड थिंग. अब प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन हैं, इसके बाद हमारे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. सो शॉर्ट में हम जल्दी देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. तो सबसे पहले है नंबर ऑफ मैचेस इन नॉकआउट टूर्नामेंट ऑफ 19 टीम्स. 19 टीम का क्या होता है? तो n-1 हमने भी देखा, तो 18 आपका आंसर आ जाएगा. तो ए. मैं सबके आंसर नहीं बताऊंगा, मैं एक दो सॉल्व कर दे रहा हूँ, बाकी सारे के सारे आपको करने हैं. देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें. मैं आपको ये जो PDF है जो हमने अभी पढ़ी है इसको मैं शेयर कर दूंगा इन माय टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. तो प्लीज़ ज्वाइन दैट पर्टिकुलर ग्रुप, और जितने ज़्यादा लोगों की आप हेल्प कर सको बाय स्प्रेडिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो विद दैम, स्प्रेड कर दो. ठीक है. द अदर नेम ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है भाई? नॉकआउट टूर्नामेंट का दूसरा नाम क्या होता है? तो एलिमिनेशन टूर्नामेंट. अब इसके बाद के पूरे आप ही को करना है. ब्रीफली एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट. 2023 में आया था, इंपॉर्टेंट है, कर लेना, पीछे पढ़ चुके हैं. ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को पढ़ें
और इनको ट्राई करें सॉल्व करने की। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो जिनका स्क्रीनशॉट डायरेक्ट मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी है तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप चेक कर सकते हैं। फिर सैम्पल सीबीएसई सैम्पल पेपर जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं तो उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आप देख लें। तो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस, जैसे मैं शॉर्ट में करता रहा हूँ, चलो देख लेते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैचेस इन द लीग फिक्चर और इवन टीम। इवन टीम का कितना होता है, तो हमने अभी देखा था n इंटू n माइनस 1/2, ठीक है, किसमें, लीग फिक्चर में, तो सी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट हेल्प टू सेव मनी। पैसा बचाने के लिए कौन सा टूर्नामेंट, नॉकआउट। भाई बहुत सारे नहीं होने ना, आउट हुए निकलो, आउट हुए निकलो। नंबर ऑफ मैचेस कैसे होते हैं, कम होते हैं, लेसर नंबर ऑफ मैचेस। जहां लेसर नंबर ऑफ मैचेस वहां पे क्या होगा, कम पैसा लगेगा ना, तो ए। What should be the role of the technical and marketing committee while organizing the event? इसका आंसर आप बताएंगे क्या है, पीछे हम पढ़ चुके हैं इसको, 2023-24 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Then it is one more question, इसको आप रीड करें and try to solve this particular question. Now on the basis of our passage, इसके बेसिस पे 4 क्वेश्चन है, मीन्स इट्स केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चन, पढ़ लें, इंपॉर्टेंट है। सबके आंसर्स भी दे दिए। What is the formula to divide an odd number of team in the upper half for knockout fixture? तो हमने अभी देखा था n+1/2, n+1/2। लोअर के लिए, अपर के लिए क्या था, n-1/2। हाँ, फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ बाइज इन द लोअर हाफ ऑफ द नॉकआउट ऑड, बता दिया मैंने। तो क्या होगा, n इंटू b+1/2। क्या दिया है, फॉर्मूला डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ राउंड्स इन सिंगल लीग फिक्चर when the number of teams are even, कितना होगा, n-1। ऑड में कितना था, n ही था। How many matches will be played if there are 22 teams for the knockout fixture? तो n-1 ना इवन नंबर है, तो कितना होगा, 22 इज इवन नंबर, तो 22 - 1 that is 21 will be your answer. नेक्स्ट, हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन इफ देयर आर 8 टीम। 8 टीम है, लीग टूर्नामेंट में कितने बाय होंगे, तो लीग अब भी बताया था, लीग टूर्नामेंट में 0 बाइज। हाउ मेनी, स्टेयर केस वाला मेथड हो, हाउ मेनी राउंड विल बी प्लेड इफ द नंबर ऑफ टीम्स आर 29 इन द नॉकआउट फिक्चर। तो भैया 5, 2 की पावर 5 इज 32, तो 32 क्या होता है, 29 से जस्ट बड़ा नंबर है जो 2 की पावर में है, 5, तो 5 विल बी द नंबर ऑफ राउंड्स। व्हाट इज बाय, तो इसका आंसर दिया हुआ है, पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। गिवन बिलो असर्शन रीजन, द अदर नेम ऑफ द लीग टूर्नामेंट, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट हमने अभी देखा। टू अवॉइड स्ट्रॉन्गर टीम टू compete इन इनिशियल राउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सीडिंग हमने अभी देखा था। हाउ मेनी बाय विल बी गिवन फॉर 21 टीम इन नॉकआउट, नॉकआउट में 21 टीम में क्या होगा 11, n+1/2, 21 + 1 that is 22 by 2 gives you 11. In the placement of buys, 4 by is given to whom, 4 by किसे मिलेगा, लास्ट टीम ऑफ अपर बाय, अपर हाफ, चौथे नंबर का अभी बताया था, याद है, अपर हाफ, लेट से ये 4 टीम है, एक ऊपर एक नीचे, सबसे पहले इसे मिलेगा, फिर इसे मिलेगा, तीसरा इसे, चौथा इसे, तो लास्ट टीम ऑफ द अपर हाफ, पढ़ा था। अगर तुमसे 5वां पूछता तो सेकंड लास्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ, 6वां पूछता तो सेकंड टॉप टीम ऑफ द अपर हाफ। समझ आ रहा है। नेक्स्ट, केस स्टडीज दी है, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, बिकॉज 53 अप्रॉक्स 50 मिनट का वीडियो बन गया है, तो इसको आप जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड ट्राई टू सॉल्व दैम, फाइन। और इसमें कोई भी दिक्कत होती है जस्ट टेक्स्ट मी, और यू कैन डायरेक्टली DM मी इन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, उसकी भी मैं लिंक नीचे शेयर कर देता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहीं कमेंट कर सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट है इसलिए इनको आप तक आपके सामने रखा है। टेक द स्क्रीनशॉट एंड सॉल्व देम।